यस हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 11th क्लास के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग चैप्टर के दूसरे भाग जिसका नाम है तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तितता। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी तत्व की जो गुणधर्म होते हैं वो कैसे होते हैं परिवर्तित आवर्त में समूह में। और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिज्याओं को, ठीक है ना। देखो त्रिज्याओं यानी आकार, किसी परमाणु के रेडियस से हमें पता चलता है कि उसका आकार छोटा है या बड़ा, ठीक है, कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आवर्त में जब आप चलते हो, आवर्त में आप जब चलते हो, मैंने वहां पर एक शब्द लिखा था सामान्यतः। क्या लिखा था? सामान्यतः, ठीक है ना। तो सामान्यतः मैंने क्यों लिखा था? ऐसा हमेशा नहीं होता कि आवर्त में आकार घटेगा ही। मैंने आपको समझाया था कि आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं, मतलब इधर से इधर चलते हैं, तो क्या होता है? आकार, परमाणु आकार में कमी आती है। क्या आती है बताओ? कमी आती है, ठीक है ना। तो परमाणु आकार में कमी आती है। क्यों आती कमी मैंने ये भी समझाया था, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन भी कुछ हैं। तो उन्हीं में से यहां मैं कुछ एक्सेप्शन को डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में, ठीक है ना। देखो लिखो हेडिंग अपवाद। क्या लिखो? अपवाद लिखो। अपवाद आवर्त में परमाणु त्रिज्याओं की आवर्तितता आवर्तितता में अपवाद। अपवाद क्या है ये मैं समझाने वाला हूं, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या होता है, डी ब्लॉक का 3D श्रेणी, हम लोग पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। 3D श्रेणी के तत्वों के लिए ये एक ना छोटा सा अपवाद है जो मैं आपको समझा देता हूं। 3D क्या चीज है? जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं। तो डी ब्लॉक के 3D सीरीज, 3D संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं इसको, होता है। पहला श्रेणी कौन कौन उसमें आता है? इसमें आपके पास में क्या है? स्कूटर। कौन आता है? स्कूटर, अच्छा गलत हो गया। स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नीकू जी चुरा कर ले गए। नीकू जी क्या ले गए? चोरी करके ले गए, ठीक है ना। देखो तो इसमें मैं आपको समझा ये रहा था कि आप देखो ये क्या नंबर पर 21 पर है, ये 22 पर है, और ये 23 पर है, और ये 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, ठीक है ना। ये क्या है? एक आवर्त का, जो कि तीसरे आवर्त का तत्व है डी ब्लॉक में। अब हमारे अनुसार जो हमने भी सीखा है कि आवर्त में इधर से इधर की तरफ जाने पर आकार घटना चाहिए और लास्ट में बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा उस ट्रेंड की तुलना में असामान्य व्यवहार ही दर्शाते हैं। देखो क्या होगा, स्कैंडियम से लेकर के एफी तक, स्कैंडियम से लेकर के आकार पहले घटेगा। क्या होता है? स्कैंडियम आकार में क्या होता है? ह्रास, कमी लिखो। आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है। अब आकार में कमी क्यों आती है? देखो यहां पर दो प्रकार के प्रभाव काम करते हैं। एक तो आता है परिरक्षण प्रभाव और दूसरा होता है प्रभावी नाप के आवेश। क्या होता है मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके पहले प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें जाकर वीडियो है, देखो जा करके, ठीक है ना। देखो दो तरह के प्रभाव काम करते हैं। एक
एक तो परिरक्षण प्रभाव और दूसरा क्या होता है, हाँ, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये दोनों ही यहां पर रोल प्ले करते हैं। शुरू में क्या होता है, जब आप इधर से इधर की तरफ जाओगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव, याद है, जेड इफेक्टिव। सो अगर हम शुद्ध हिंदी में लिखें तो जेड प्रभावी है, जबकि परिरक्षण प्रभाव ये अप्रभावी रहता है। क्या रहता है, अप्रभावी। परिरक्षण प्रभाव ये दुर्बल होता है और जेड इफेक्ट अच्छा रहता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नाभिक की ओर, तो आकार छोटा हो जाएगा। फिर आप जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती रहती है बाहरी कक्ष में, तो उससे क्या होता है, इनका आकार जो है वो स्थिर हो जाता है। आकार क्या होता है इसका, कोबाल्ट से निकिल तक इसका आकार जो है वो स्थिर हो जाएगा। क्यों होगा स्थिर, आकार समान आकार हो जाता है, ठीक है, समान आकार का हो जाता है। समान आकार का क्यों होता है, क्योंकि जेड प्रभावी और परिरक्षण ये दोनों मतलब जितनी जोर से वो धकेल रहा है बाहर की ओर, उतनी जोर से अंदर खींच भी रहा है, तो ना तो जाएगा अंदर, मतलब ये ना तो सिकुड़ेगा और ना ही ये फैलेगा, आकार इसका स्थिर हो जाता है। और अंत में क्या होता है, अंत में इसका आकार बढ़ जाएगा। तो जिंक का जो आकार होता है ना वो ज्यादा बड़ा होता है कॉपर की तुलना में, और कॉपर का आकार जो होता है वो निकिल की तुलना में बड़ा होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब यहां पर क्या होता है, आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि हो जाता है। वृद्धि क्यों होता है, आकार में वृद्धि इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो जेड प्रभावी है, जो जेड प्रभावी है वो दुर्बल पड़ जाता है। किससे, परिरक्षण प्रभाव की तुलना में। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव अगर प्रभावी हो जाएगा तो आकार बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक का आकर्षण महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, आकार सिकुड़ता नहीं है और उल्टा फैल जाता है, तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक्सेप्शन। क्या था ये, एक्सेप्शन। बाकी डिटेल जो आएगा आज का अलग अलग चैप्टरों में 12th में आएगा, ठीक है ना, तो वहां हम लोग करेंगे डिस्कस। आपके 11th लेवल पे इसमें इतना ही है, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। चलो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग हैं। इसके बाद में है आयनी त्रिज्या। क्या है बताओ, लिखो हेडिंग आयनी त्रिज्या। ये क्या होता है, आयनी त्रिज्या। आयनी त्रिज्या यानी हम इसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस ये बहुत आता है पेपर में, है ना, और पूछ भी लेता है बहुत बार। तो आयनी त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस क्या होता है, ठीक है ना। आयनिक रेडियस देखो, आयन सभी लोग क्या जानते हो, दो टाइप का होता है आयन, प्लस वाले और एक माइनस वाले। तो प्लस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस वाले को हम लोग कहते हैं कैटायन, और माइनस वाले को हम लोग कहते हैं एनायन, यानी कि धनायन और एनायन, ठीक है भाई। क्या आता है, धनायन, धनायन यानी कि आपसे बोलोगे अंग्रेजी में कैटायन, ठीक है, और इधर ऋणायन, ऋणायन इसे आप क्या बोलते हो अंग्रेजी में, एनायन कहते हो, एन आयन, ठीक है ना, एनायन आप लोग इसे कहते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैटायन कौन होते हैं, प्लस वाले। कौन होते हैं, प्लस वाले। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा, प्लस। तो आप इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, कैटायन यानी धनायन लिखो। धनायन सदैव अपने जनक परमाणु से, जनक परमाणु से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। हमेशा अगर हमसे कभी पूछा जाए कि पता सोडियम में सोडियम प्लस है, दोनों में से कौन छोटा होगा, तो सोडियम प्लस वाला हमेशा छोटा होगा। किससे, अपने जनक परमाणु मतलब जो Na था उससे, ठीक है भाई। अब कौन आता है, हाँ इसमें अब आता है ऋणायन। क्या होगा, लिखो इसमें ऋणायन सदैव अपने जनक परमाणु से, अपने जनक परमाणु से, जनक परमाणु से
जनक परमाणु से आकार में बड़ा होता है। क्या होता है? आकार में बड़ा बड़ा होता है। समझे ना? आकार में क्या होता है बताओ? बड़ा होता है। जनक परमाणु से हमेशा क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं। ठीक है ना? जितना ज्यादा धनात्मक आवेश बढ़ता जाता है वो हमेशा छोटा होता रहता है। यानी कि लिखो, धनावेश बढ़ने पर परमाणु का आकार घटता है। यहां पर देखो, इधर सुनो ध्यान से। ऋणावेश बढ़ने पर परमाणु का आकार सदैव बढ़ता है। तो परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? आवेश भी बढ़ रहा होगा, इसीलिए बढ़ रहा है वो। ठीक है ना? आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कॉपी करो जल्दी से फटाफट। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो। मान लो हमारे पास किसी ने कहा कि मेरे पास Na है, ठीक है ना, और कौन है? Na प्लस है। ऐसे बोला हमसे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम प्लस है। ठीक है ना? इनके आकार का वो क्या होगा? क्रम को परमाणुिक त्रिज्या के आरोही क्रम में लगाओ। क्वेश्चन है ये, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन आपको उसने दे दिया, व्यवस्थित कीजिए। ये आपको प्रश्न मिल गया, क्वेश्चन मिल गया आपको। तो कैसे करोगे? आरोही मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है एटॉमिक रेडियस के साथ में। देखो, सबसे छोटा कौन होगा बताओ? इसमें क्या लिखा है? इसमें धनावेश बढ़ने पर परमाणु का आकार घटता है। तो सबसे ज्यादा जो प्लस है वो मैग्नीशियम 2 प्लस पर है। तो यहां पर मैग्नीशियम 2 प्लस सबसे अधिक छोटा होगा, तो Mg छोटा होगा। ठीक है ना? उसके बाद एक प्लस किस पर है? सोडियम पर। तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 प्लस से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसके ऊपर धनावेश क्या है? धनावेश क्या है? इसके ऊपर 1 है। अभी समझाऊंगा कि प्लस होने पड़ने पर आकार घटता क्यों है और माइनस बढ़ने पर आकार बढ़ता क्यों है। ठीक है ना? देखो, इससे बड़ा होगा Na प्लस, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन होगा? Na होगा, Na। और इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होगा? मैग्नीशियम। मतलब सबसे बड़ा मैग्नीशियम है, उससे छोटा Na है, उससे छोटा Na प्लस है और उससे छोटा Mg2 प्लस है। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, देखो क्यों है ये बड़ा और Na प्लस, दोनों में से ये क्या है? बड़ा। क्यों बड़ा है? आओ हम इसको समझेंगे। देखो क्यों बड़ा है ये, Na क्यों बड़ा है? सुनो ध्यान, कितने आते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है ना? सबसे बाहरी कक्ष में आते कितने? ये क्या बोलते हैं? ये 2 क्या अंदर आ गया। ठीक है ना? देखो, पहले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अंदर नाभिक में कौन है? प्रोटॉन। कितने? अब 11 नंबर पे सोडियम आता है तो सोडियम में 11 ही प्रोटॉन होगा। पहले कोष में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया? 8। और सबसे बाहरी कक्ष में कितने आते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन।
ये बाहरी कक्ष क्या है ये इसका। अब बाहरी कक्ष में इसमें है एक इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अब सुनो ध्यान से, इसके नाभिक में टोटल कितने हैं, इसके नाभिक में टोटल है 11 प्रोटॉन। कौन है, 11 प्लस है। तो 11 प्लस क्या कर रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपनी नाभिक की तरफ, और सारा आवेश उदासीन है। क्या है, सारा आवेश इसका उदासीन है, यानी इक्वल इक्वल आवेश जो है सभी इलेक्ट्रॉन पे बटा हुआ है, मतलब ठीक है, ये उदासीन है, ठीक है ना। अब क्या करा आपने, Na प्लस में आ जाओ, Na प्लस में, Na प्लस में क्या होगा, देखो ध्यान से, Na प्लस में होगा ये, इधर आ जाओ, अंदर 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 11 प्लस प्रोटॉन है, और इसके पहले को इलेक्ट्रॉन, एक और एक दो। अगले में कितने बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8। अब सुनो ध्यान से, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, भाई आपने इस बाहर को, जो सबसे बाहरी कक्ष में था इलेक्ट्रॉन, उसे आपने बाहर निकाल दिया। आपने जब इसको बाहर निकाला इलेक्ट्रॉन को, ये बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 10। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बची 10 और प्रोटॉन की संख्या बची कितनी, 11। और इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था, प्रोटॉन 11 था, तो उदासीन हो गया ये, 11 माइनस और 11 ही प्लस, दिक्कत तो नहीं। अब यहां देखो ध्यान से, 10 माइनस और 11 प्लस। अब प्लस का ज्यादा हो गया, प्लस ज्यादा हो गया मतलब नाभिक का आवेश बढ़ गया, प्लस वाला नाभिक का प्लस आवेश बढ़ गया। तो नाभिक का प्लस आवेश बढ़ने से क्या हो रहा है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर आकर्षण बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन आकर्षण बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बढ़ गया, यानी कि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को मिलकर खींच रहा है, तो ज्यादा तेजी से खींच लेगा। और पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, नाभ के आवेश बढ़ गया। जब नाभ के आवेश बढ़ गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बढ़ने की वजह से परमाणु का आकार सिकुड़ गया, छोटा हो गया। क्या हो गया, तो क्या होता है, प्लस आवेश आया, इसका मतलब यह है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। 2 प्लस आया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। 3 प्लस आया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस आएगा, और जितना प्लस आएगा मतलब नाभिक में नाभ का आवेश बढ़ेगा, और नाभ के आवेश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तेजी से। क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तेजी से, तो आकार घटेगा। अब आ जाओ आगे, ये तो मैंने आपको समझाया प्लस वाले में आकार क्यों घटता है। अब समझाऊंगा कि जो होते नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयन होते, ऋणायन होते हैं, उनका आकार बड़ा होता है अपने जनक परमाणु से, क्यों, वो समझाऊंगा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, धनायनों का आकार अपने जनक परमाणु से सदैव छोटा होता है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात परमाणु का नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, नाभ के आवेश में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप
शेष इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। शेष इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण, नाभिक की ओर आकर्षण, नाभिक की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ जाने के कारण, आकर्षण में वृद्धि लिखो, आकर्षण में वृद्धि के कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। परमाणु या आयन लिखो, आयनों का आकार घट जाता है। ठीक है ना, घट जाता है। ठीक है भाई, घट जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, तो ये था कारण कि आकार क्यों छोटा होता है धनायनों का अपने जनक परमाणु से। और अब आता है कौन? ऋणायन। अब आता है ऋणायन। देखो, अब मेरे पास अगला जो पॉइंट है उसमें मान लो मेरे पास कौन है? ऑक्सीजन। कौन है बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बताओ क्या नंबर पे है? 8 नंबर पे है। तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और उसमें 8 ही कौन है? प्रोटॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही है प्रोटॉन। मेरे पास एक तो ऑक्सीजन एटम है, कौन है? और एक मेरे पास है ऑक्सीजन माइनस, 2 माइनस। भाई ऐसे O होता नहीं है, केवल O एग्जिस्ट नहीं करता, O2 करता है एग्जिस्ट। ये हम केवल समझने के लिए ले रहे हैं कि मेरे पास एक तो ऑक्सीजन है, कौन है? ऑक्सीजन है, 8 नंबर पे, 16 उसका बाहर होता है। तो ऑक्सीजन का जो आकार होगा वो क्या होगा? छोटा होगा O2 नेगेटिव से। आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन 2 माइनस जो होगा आकार में बड़ा होगा ऑक्सीजन की तुलना में, क्योंकि मैंने क्या कह रखा है कि जो ऋणायन होते हैं उसका आकार सदैव अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है। क्यों होता है वो अब मैं समझाऊंगा। ये तो ये हो गया मेरे पास में। एक और बना लेते हैं फटाफट से ना। अब देखो ध्यान से, ये O2 के लिए हो गया नेगेटिव के लिए, ऑक्सीजन 2 माइनस के लिए हो गया ये वाला, और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन के लिए। देखो ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो इसके नाभिक में 8 ही प्रोटॉन होंगे। कितने होंगे? और इसके नाभिक में भी 8 ही प्रोटॉन होंगे। अब सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2, मतलब सॉरी अंदर सबसे आंतरिक कक्ष में होते हैं कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया ना? आंतरिक कक्ष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले। तो अब बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्ष में कुल आएंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हो रहा है सुनो, अभी ये उदासीन है। तो उदासीन के केस में क्या हो रहा है कि 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को मिल करके आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो जब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को मिलकर के आकर्षित कर रहा है तो सभी को समान रूप से आकर्षित कर रहा होगा। अब आपने क्या कर दिया? 2 माइनस कर दिया। 2 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से 2 आ गए, तो इसका सबसे आंतरिक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सबसे बाहरी कक्ष में कुल कितने? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। अब 2 माइनस का अर्थ यह है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, कहीं से आ गया, किसी ने इसको दे दिया और आकर यहां बैठ गया। एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से आया और यहां पर बैठ गया, ये बैठ गया ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से बाहरी कक्ष में है, 2 बाहर से आ गए, तो बाहरी कक्ष में कुल कितने? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर के बढ़ गए हैं जबरदस्ती। इसका मन कर रहा था ना, क्योंकि विद्युत ऋणी तत्व है। बताऊंगा आगे क्या होता है विद्युत ऋणी तत्व। अब 2 इलेक्ट्रॉन आके बाहर से बैठ गए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से बैठ गए तो इलेक्ट्रॉन जो पहले से है उसके और जो बाहर से आया है वो उनके बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। जब प्रतिकर्षण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आकार फैलेगा, आकार फैलेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ? 11, देखो इलेक्ट्रॉन्स कुल कितने हो गए? 10 माइनस हो गए, और प्रोटॉन कुल कितने हैं? 8 ही है प्लस, है ना? 8 प्लस और 2
एक्स्ट्रा हो गया माइनस, तो माइनस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाहरी कक्ष में जो दो फालतू इलेक्ट्रॉन बचा, जो बाहर का आया है उसके और जो पहले से है स्थित उसके इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा भाई साहब। अब प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा, आकार फैलेगा, धक्का मुक्की होगा, क्या होगा, आकार फैलते फैलेगा ना आकार, इसीलिए बोलते हैं। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे कि ऋणायनों का आकार सदैव अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है क्योंकि बाहर से आने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में पहले से स्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण आता है, प्रतिकर्षण में वृद्धि होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋणायनों का आकार बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर वगैरह में आ सकते हैं या आते भी हैं कि बताओ ऋणायनों का आकार जो होता है वो तो अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है, जबकि धनायनों का आकार उसके जनक परमाणु से छोटा होता है। समझाइए। तो आप इस तरह से समझाएंगे डिटेल में, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से। अब हम लोग बढ़तेंगे आगे और आपको समझाएंगे कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन होते हैं। कॉपी करो फटाफट से, फिर बढ़ते आगे। हो गया। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, इसी से संबंधित है, आयनी त्रिज्या से ही संबंधित है और आयन से ही संबंधित है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का बहुत ही मस्त टॉपिक है जो नीट में भी आ चुका है कई बार। देखो सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बताओ इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है ये लिखो। वे स्पीसीज अब स्पीसीज में कौन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आयन। वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान रखना, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं।
सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में समान हो, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो ऐसा स्पीसीज जिसमें समान इलेक्ट्रॉन की संख्या हो उसे हम सभी के लोग क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, देखो एग्जाम्पल देखो तुम कौन कौन इसमें आएगा। मेरे पास कौन आ गया, नाइट्रोजन 3-, फिर कौन आता है बताओ, ऑक्सीजन 2-, फिर कौन आता है, फ्लोरीन -, फिर आएगा नियोन, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा Na+, ठीक है, फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम, फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम 2+। ये क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। एल्युमिनियम 3+, देखो ये नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियॉन, सोडियम, सोडियम आयन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ठीक है ना, एल्युमिनियम आयन लेंगे, इसमें सोडियम नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें एल्युमिनियम सॉरी मैग्नीशियम नहीं आएगा, ये आएंगे सारे धन आयन वाले। देखो अब क्या है, ये सभी के सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कैसे पता, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिनमें समान होती है उन्हें हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सुन ध्यान से, नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो 7 पहले से नंबर पे है, और 3- का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी दूसरे परमाणु से ग्रहण किया है। तो 7 तो खुद 3 किसी से लिया, कुल कितने हो गए बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, ये हो गए नाइट्रोजन में। अब कौन आता है, ऑक्साइड 8 नंबर पे खुद है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो खुद का हो गया, और 2- का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, कुल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गए, है ना। फ्लोरीन देखो ध्यान से, फ्लोरीन 9 नंबर पे है, एक किसी और से गया क्योंकि इसके ऊपर 1- है, तो 9 इलेक्ट्रॉन खुद का है और एक किसी और से लिए हैं इसने, तो कुल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर बैठे हुए हैं। तो सब में कितने हैं, सब में 10 इलेक्ट्रॉन देखो पूरे पूरे हैं कि नहीं बताओ। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रहा है तो क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। अब देखो आगे, नियॉन तो 10 नंबर पे है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। सोडियम 11 नंबर पे है, 1+ का मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने तो इसके पास बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीशियम 12 नंबर पे खुद है, तो 12 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर होते ही है, लेकिन 2+ है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहां पर भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा था समझ में आपको। एल्युमिनियम देखो ध्यान से, एल्युमिनियम भाई साहब 13 नंबर पे है, तो इसमें 13 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये एल्युमिनियम 3+ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया। क्या कर दिया, जब इसने त्याग कर दिया तो इसके पास बचे कितने, 10 - 3 बराबर, सॉरी 13 - 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो इन सभी स्पीसीज में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, समान इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज हैं, इन्हें हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। अब अगर मुझे यही कहता है यहां पर कि इन स्पीसीज को बढ़ते हुए परमाणु आकार में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते हुए मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो आपको मैंने समझाया है कि देखो जिसपे जितना ज्यादा प्लस है उतना ही सबसे अधिक छोटा होगा आकार में। तो परमाणु का आरोही क्रम, आकार का आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होगा, देखो ध्यान से, सबसे छोटा होगा एल्युमिनियम 3+, उससे बड़ा होगा कौन, मैग्नीशियम 2+, उससे कौन होगा बड़ा, Na+ वाला, उससे बड़ा कौन होगा, नियॉन, उससे बड़ा कौन होगा, F-, उससे बड़ा कौन होगा, O2-, उससे बड़ा कौन होगा, नाइट्राइड। ठीक है ना। तो ये क्या है, परमाणु के बढ़ते हुए क्रम का आकार, परमाणु नहीं है ये आयन है, ठीक है ना। तो आयनों को ना व्यवस्थित करने के लिए बहुत बार आपसे पेपर में पूछ लेता है, तो हम इसको यहां से समझ करके
लिखेंगे, ठीक है ना। पेपर में आपका ये आ सकता है, फर्स्ट टर्म में या फिर सेकंड टर्म में, जहां भी आपके आएंगे चैप्टर। फाइनल में भी आता है। 11th क्लास का कोई भी बोर्ड हो, अगर पेपर अच्छे टीचर ने बनाया है तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा, ठीक है ना। चलो, तो आज अपन लोगों ने खत्म कर लिया है आयनी त्रिज्या। सभी प्रकार के परमाणु त्रिज्याओं को हमने पढ़ लिया है, परमाणु के आकार को पढ़ लिया है, किस प्रकार से किसी परमाणु का साइज यानी आकार आवर्त सारणी में घटता है, बढ़ता है, आवृत्तता क्या है, एक्सेप्शन भी था, हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगली क्लास में और हम आपको समझाएंगे आयनन एंथैल्पी, तीसरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आयनन एंथैल्पी क्या होता है या आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन विभव भी कहते हैं, डिटेल में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं, कैसे आवर्त सारणी में घटते बढ़ते हैं, सभी को डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू। तो आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है और पहली बार आए हो चैनल पे। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, आपको आपके पसंद की केमिस्ट्री 11th 12th की लेक्चर सबको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।